मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि बिहार सिविल कोर्ट पियून का जो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 2026 में जो है बहुत बहुत अरसे इंतज़ार करने के बाद से जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है, जो कि 15 मार्च को जो ये पेपर होने जा रहा है। तो हमने जो है स्पेशल ही आपके लिए फ्री क्लासेस लॉन्च किया हुआ है और जो आप लोगों का सुबह, शाम और दोपहर तीनों टाइम जो है ये क्लासेस चल रहा है। बिहार सिविल कोर्ट पियून का एग्ज़ाम है, ठीक है? जिसमें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो आपका 15 मार्च का जो पेपर आएगा, वो किस लेवल का रहेगा, किस तरीके का रहेगा, ये आप लोगों को इस क्लास में देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे मैथ और आपके हिंदी और आपके इंग्लिश ये तीनों ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन रखे हैं, जैसे कि आप लोगों का पेपर आने वाला है। बिल्कुल ही ये आप लोग देख लो, एग्ज़ाम से पहले पेपर आप कह सकते हो कि एग्ज़ाम से पहले ही आप लोगों को पेपर मैं करा रहा हूँ, ठीक है? और इसके फ़ायदे जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, तब जाके देखना कि आपको इसके फ़ायदे कितने आपको होने वाले हैं। तो आप लोगों का जो भी टॉपिक में जो है गड़बड़ी है, एक बार और मैं बता दूँ कि जिनको भी लगता है कि आपका मैथ कमज़ोर है या आप लोगों का हिंदी में दिक्कत है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दो। मैं उसका मैराथन करा दूँगा ताकि वो सब्जेक्ट जो है आपका क्लियर हो जाए, ठीक है? दोपहर वाली क्लास में हम उसको क्लियर कर लेंगे कल। तो आज कमेंट बॉक्स में बताओगे, उसके जो है हम लोग अकॉर्डिंग कल क्लास को करेंगे। अगर आपको मैथ में दिक्कत है तो मैथ का मैराथन करा देंगे और हिंदी में दिक्कत है तो हिंदी का। ये 2 सब्जेक्ट पर ही ज़्यादा फ़ोकस करना है, क्योंकि इसके 35-35 क्वेश्चन आपको मालूम है कि हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ज़्यादा फ़ोकस इसी पे करना है और सिलेक्शन 100% लेना है, ठीक है? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री में दे रहे हैं, तो आप लोग कम से कम क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास ये शेयर कर दो, ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुँच सके। और चैनल पे नए आए हो तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफ़िकेशन है, जो आपका सुबह में, शाम में, दोपहर में जो क्लासेस चल रहा है, हर एक क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वहाँ से प्रश्न 100% आने वाले हैं। तो कहीं न कहीं क्लास एक भी मिस नहीं होना चाहिए। चलिएगा फटाफट से पहले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अत्यधिक शब्द में कौन सा संधि है, ये आप लोगों से बताना है। स्टार लगा लो, प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा संधि है, ये प्रश्न पूछ रहा है आप लोगों से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि प्रश्न में कह क्या रहा है। संधि, संधि विच्छेद नहीं करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अत्यधिक का संधि विच्छेद करोगे तो आधा त है, यानी कि ती में चल जाता है, ये चेंज होता है अति प्लस अधिक। अधिक, तो हमने जब देखा यहाँ पे, तो यहाँ से गायब है। यहाँ से क्या गायब है, य, यानी कि हमने जो है यहाँ से ई और अ मिला के य बनाया है, आय। तो यहाँ पे आय बन रहा है, यानी कि यण संधि है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति, मैंने आप लोगों को जो है समास के हर एक जो है 6 भेद होते हैं, 6 को भेदों को जो है बेहतर तरीके से बताया है। और फिर से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो है देखिएगा, ये जो है लिखा गया है क्या, शक्ति। ये क्या लिखा गया है, शक्ति। शक्ति के पहले लगा है यथा, क्या है, यथा। तो ये हो गया उपसर्ग, ये क्या है, उपसर्ग। शक्ति जो है यहाँ पे शब्द है, इसके पहले उपसर्ग लगा दोगे, यथाशक्ति हो जाएगा। जब भी उपसर्ग आएगा आपको बताना है अव्ययी भाव समास। गलती नहीं होगा, 100% आप कर के आओगे, कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव का जो है चयन करना है। तद्भव का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 3। बात किया जाए तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो देखिए तद्भव किसको बोला जाता है, तो हिंदी के शब्द को। देखिए सूर्य, सूर्य का हिंदी शब्द होता है सूरज। मयूर का हिंदी होता है मोर। यहाँ पे कोपत, कोपत तो होता है ना, कोपत तो होता है ये संस्कृत का शब्द। जबकि आग होता है आप लोगों का किसका, आग होता है ये तत्सम। तद्भव, तत्सम इसका क्या होता है, अग्नि। अग्नि जो है इसका संस्कृत रूप है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो मापा ना जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर हैं। फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरी क्लास से नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ जाओ।
100% आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। क्लास से जुड़ जाओ। हिंदी, मैथ, ये 2 टॉपिक वो हैं जो सिलेक्शन दिलाने वाला है। इंग्लिश भी है, इंग्लिश के भी प्रश्न करेंगे। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपके 15 नंबर का है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये जो है 35-35 क्वेश्चन 70 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हम इसको ज़्यादा टारगेट पे रखेंगे और आपको भी बिल्कुल उसी लेवल से पढ़ा रहे हैं जहाँ से प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो जिसको मापा नहीं जा सकेगा उसको तो क्या बोला जाएगा? अपरिमेय बोला जाएगा ना। अपरिमेय ऊपर लिखा है ऑप्शन नंबर ए में, अपरिमेय। परिमेय जिसको मापा जाता है, अपरिमेय जो मापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जंगम का जो है विलोम, जमकम जंगम, ये बार-बार आप लोगों को मैं प्रश्न करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगम, जमगम का आप लोगों को याद होगा अस्थावर, बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अस्थावर का पूछेगा तो जंगम, जंगम का अस्थावर, दोनों ही पूछता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है पवन का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्लास को लास्ट तक देखो, क्लास को लास्ट तक देखो। मैथ भी है, इंग्लिश भी है, आपका हिंदी भी है। तीनों सब्जेक्ट पे पकड़ आपकी अच्छी हो जाएगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और तब होगा जब आपके अंतिम के जो ये क्लासेज मैं ले रहा हूँ, आप इसको करते रहो। तो पवन का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया, तो पवन को क्या नहीं कहा जाता है? तो देखिए, अनिल पवन को कहा जाता है, समीर भी कहा जाता है, मारुत भी कहा जाता है, अनल नहीं कहा जाता है। अनल का अर्थ होता है आग। अनल किसको कहा जाता है? आग को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगाना था। अगला प्रश्न आपके सामने है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी प्रश्न मैंने एक दिन पहले कराया था। गागर में सागर भरना बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से इसलिए मैं रख रहा हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इसको भूले ना। तो थोड़े में बहुत कहना, गागर का सागर का, गागर में सागर का अर्थ होता है थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि कनक का एक अर्थ सोना होता है, तो दूसरा अर्थ क्या होता है? कनक का जो है एक अर्थ बोल रहा है कि सोना होता है। कनक का मतलब क्या होता है? सोना। और कनक का दूसरा अर्थ हम लोगों से पूछा जा रहा है, बताएंगे? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है धतूरा होता है, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, धतूरा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रत्येक का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, बताएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको मैंने बताया कि आधा त होगा तो हमेशा उसे छोटी ती में लिखोगे। प्रति, प्रति आपके सामने 2 जगह है। प्रति प्लस यहाँ पे ए का मात्रा है, ऊपर एक बिंदु है यानी कि एक मात्रा है, यानी ए हो उसको बोलते हैं। तो प्रति प्लस 1, ये आप लोगों का डबल मात्रा के लिए होता है, तो ये गलत हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द, 100% ये शब्द पूछे जाएंगे आपको। कवित्री, आपका आशीर्वाद शब्द हो गया, उज्जवल हो गया, कैसे लिखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो वर्ड आपको मैं करा रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम हॉल में ये पूछा जाता है, ठीक है? तो उज्जवल में आपको ज दोनों ठो आधा आधा रखना है, ये कभी भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक विभक्ति है? से का जो है कारक विभक्ति आप लोगों को बताना है। से का 2 कारक होता है, एक करण से, एक अपादान से। ये 2 हैं आप लोगों के लिए। ये करण से जोड़ने का काम करता है, अपादान से अलग करता है। तो यहाँ पे देखो, पेड़ से आप देखोगे पेड़ पे ही पत्ते होते हैं और पेड़ पत्ता अलग हो रहा है, तो ये अपादान वाला जो है लॉजिक लगा के आप ऑप्शन नंबर बी के साथ आगे बढ़ जाओगे, गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि नीलकमल में कौन सा समास है? आपको एक एक प्रश्न तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं, ताकि आपके सामने जब ये प्रश्न आएंगे आप डाउट भी नहीं करोगे। ये क्लास का मतलब ये है, थोड़ा बहुत अलग से भी प्रश्न देगा तो आप कर लोगे, किसी तरीके से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो नील कमल जो है आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि नीला है जो कमल,
नीला है जो कमल, इसका समास विग्रह करेंगे नील कमल का तो क्या होता है, नीला है जो कमल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे है जो या के समान जब भी आएगा तो ये कौन सा समास का होता है, तो कर्मधारय। ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। द्वंद्व क्या होता है, जो विलोम शब्द होते हैं एक दूसरे के या बीच में हाइफन योजक चिन्ह। उसके बाद से द्विगु जो पहला वर्ड संख्या हो, तत्पुरुष जिसका समास विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह आता है। जैसे राजपुत्र यानी कि उसका अर्थ निकालोगे तो राजा का पुत्र का आ जाएगा, वो कारक चिन्ह हो जाएगा। कह रहे हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि अवन्य, अवन्य का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा। वीवीआई प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल क्लास को एक बार लाइक और शेयर करो, तो क्लास को लाइक शेयर करो अपने अपने ग्रुप में ताकि ये सभी लोगों के पास पहुंच जाए। क्लास बिल्कुल फ्री क्लास है, आपके लिए कोई चार्जेस नहीं है, पर आप डेली क्लास में आओ सुबह शाम दोपहर। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर अनु प्लस अय बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए अनु प्लस अय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि तरणी का जो है पर्यायवाची शब्द है, तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सूर्य दिया है, नाव दिया है, युवती दिया है, नदी दिया है। तो तरणी जो है किसको बोला जाता है, आप कहोगे तरणी यानी कि सूर्य को ही कहा जाता है, सूर्य का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि अनुगामी शब्द में कौन सा जो है उपसर्ग लगा है, अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए गामी जो है, गामी इसमें शब्द है, ठीक है, उसके पहले लगा है अनु। तो मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं करोगे, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये जो लेवल आप कर रहे हो, ये लेवल जो है आप लोगों को सिलेक्शन वाला है, ठीक है, सिलेक्शन 100% दिलाएगा। तो मिठास जो शब्द है इसमें जो है आप लोगों को शब्द क्या हो जाएगा, मीठ प्लस आपका इसमें से आ लिख लेगा ये ठ में से, और आ अस, आस जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से देखने को मिलेगा एग्जाम में। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प, इसमें जो है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये हम लोगों से पूछा गया है। आप देखोगे तो जब आप जो है मृत्यु बोलोगे तो मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई बोला जाता है, यानी कि हमें जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग चुनना था तो हो गई, ये जो है एक स्त्रीलिंग शब्द को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि परोपकार का संधि विच्छेद कीजिए। परोपकार का संधि विच्छेद जो है करना है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, ये थोड़े से अपवाद टाइप का ये प्रश्न भी है, और खास करके ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जामिनर देता है ताकि आपको जो है डिस्टर्ब करे, पर आप तो डिस्टर्ब नहीं होने वाले हो, क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे कि प्रश्न में जो बोला है उसके अकॉर्डिंग चलो। परोपकार में क्या करोगे, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार कर दोगे, कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रो जो लिखा गया इसको कभी भी ओ की मात्रा से मत बनाना, ठीक है,
पर प्लस उपकार आपके राइट उत्तर है, परह नहीं होता है, ये गलती आप मत दोहराना। मक्खन का जो है तत्सम शब्द क्या है? मक्खन का तत्सम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये हम लोगों से पूछा गया है। मक्खन, मक्खन का तत्सम यानी संस्कृत के शब्द हमें बताना है, तो ये हो जाएगा आपका जो है मरक्षण। मरक्षण जो है आप लोग मक्खन को बोलते हो। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, क्लास अगर समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो ही लाइक करो, नहीं अच्छा है तो बिल्कुल इसको डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि हाँ, आपके लिए अगर हमने मेहनत किया है तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो जिन बताया है बहुत खुशामद करना बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिगंत में कौन सी संधि है? दिगंत में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप लोगों को बताना है। दिगंत, दिगंत में संधि विच्छेद करोगे तो देखिए यहाँ पे व्यंजन वाला संधि बनेगा, क्योंकि दिक हो जाएगा, यहाँ पे क में चेंज होगा, ग जो है क में जा रहा है यानी कि व्यंजन संधि हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न था, मुझे लगता है आप आसानी से क्लियर समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है त्रिफला। क्या लिखा हुआ है? त्रिफला। त्रिफला का जो है यहाँ पे त्रिफला में कौन सा जो है समास है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। त्रिफला में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, आपने सुना है त्रि, त्रि मतलब होता है तीन, और जब भी संख्या आएगा तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा द्विगु। क्लियर हो रहा होगा आपको? बिल्कुल क्लियर होगा, कहीं पर भी गलती नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आह्वान का जो है सही विलोम शब्द क्या होगा? आह्वान, आह्वान का जो है संधि विच्छेद विलोम शब्द बताना है, सॉरी, बताएंगे सभी लोग। 24वें नंबर प्रश्न पे हैं हम लोग, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं विसर्जन बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी विसर्जन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी, यहाँ पे जो है श्रृंगार कौन सा लिखा गया है? 100% एग्जामिनर ये प्रश्न आपको देता है शुद्ध वर्तनी में, क्योंकि सभी लोग फंस जाते हो इसमें। श्रृंगार आपको देख लो, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, गलती कभी भी करके नहीं आओगे श्रृंगार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो सब कुछ जानता हो, वाक्य के लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जो सब कुछ जानता हो, जिन्होंने बताया है सर्वज्ञ, उन उससे बोला जाता है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि राजश्री, राजश्री में राजश्री का जो है संधि विच्छेद करना है। राजश्री का जो है संधि विच्छेद करना है, क्वेश्चन नंबर 27। तो राजश्री में क्या हो जाएगा? राजा, क्या होगा? राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस क्या हो जाएगा? ऋषि। बिल्कुल आप देख लो, ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया है? बी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है किस प्रकार की क्रिया है? तो देखिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रही है, ये कौन सी क्रिया है? उड़ रही है, उड़ना, क्या उड़ रही है ये यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है। इसके पहले हम पूछेंगे क्या उड़ रही है, तो पता नहीं चल रहा है। जब भी पता ना चले तो ये अकर्मक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29। 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद्र। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? स्टार लगा लो, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंखें फेर लेना,
तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे आंखें फेर लेना यानी कि प्रतिकूल हो जाना, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। गणित का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से आप देख लो गणित का प्रश्न आ चुका है। लाइक करना मत भूलो, आपके लिए हर एक प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम हॉल वाला पूछने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। अब यहाँ पे हुआ क्या है आप देख लो कि जो है जिसे 12, 15 और 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो है 4 शेष बचाना है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि छोटी से छोटी संख्या कभी भी आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाए तो LCM आपको जिंदगी में हमेशा याद रखना है कि जब भी पूछे छोटी से छोटी संख्या तो LCM, बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो HCF। ये दो तरीके आप लोगों को याद रखना है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 12, 15, 20 और जो है आप लोगों के 54 का जो है यहाँ पे LCM निकाल लो। इसका LCM निकालोगे तो कितना आएगा आप देख लो, कितना आएगा 540। 540 ही आएगा, 54 के पहाड़ में कट जाएगा, 15 के पहाड़ में भी और 12 के पहाड़ में भी। इसने कहा कि 4 शेष बचाना है। ये तो ऐसा वर्ड हुआ जिसमें सभी से भाग लगेगा, पर 4 शेष बचाना है यानी कि इससे 4 अधिक रहेगा तो जो है शेष बचेगा, यानी 544 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान देना है, आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक वस्तु को 960 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को जो है किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये जो है तरीका आप लोगों को बिल्कुल पूछा जाएगा। लाभ और हानि जो चैप्टर है ये बहुत डेंजर है आप लोगों के एग्जाम के लिए, पर आप आसानी से करके आओगे जब मेरा क्लास करके जाओगे। तो देखिए 960 रुपया है, ठीक है, बेचने पर 20% का हानि हुआ है। बात तब समझिएगा, हानि हो गया मतलब हमने जो 100 रुपये का सामान किना था उसको हमने 80 में बेच दिया है, यानी कि 100 इसलिए ऊपर रखोगे क्योंकि आपने 100 रुपये का सामान किना था। अब कह रहा है कि आपको 20% का लाभ कमाना है, यानी कि अगर 100 रुपया का सामान आप किने हो तो ये बेचेगो 120 रुपया में अगर बेचोगे तो जाके आपका पूरा का पूरा 20% का लाभ होगा। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 12 वाटे 96 हो जाएगा, 12 में 12 से गुणा कर लो, 12 12 ही 144। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ये मैंने कल भी कराया था आप लोगों को क्लास में, ये कल भी कराया था। आज कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसके राइट उत्तर बताएंगे। ये प्रश्न मैंने कल करा दिया था, इसके फॉर्मूले बताए थे, या इसके एक और तरीके होते हैं, सिंपल तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं कौन कौन सॉल्व करता है। 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताओगे। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, इनका जो है महत्तम समापवर्तक दिया गया है 4, तो इनका जो है लघुत्तम समापवर्तक बताना है। स्टार लगा लो प्रश्न पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दो संख्याओं के अनुपात दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे मान लो कि एक संख्या 3 है, दूसरी संख्या 4x है, इसमें x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो दो संख्याएं हमें दी गई है, पहली संख्या गुणे क्या होता है फॉर्मूला, कल ही मैंने बताया था फॉर्मूला इसका भी, HCF LCM वाला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, यही तो होता है। तो LCM हमारे पास दिया गया नहीं है, LCM ज्ञात करना है तो LCM यहाँ पे निकाल लो। ये 4 से 4 कट जाएगा तो इधर बचेगा कितना, नहीं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे संख्या नहीं दिया गया भाई साहब, 3 और 4x, इसका क्या दिया गया है HCF। तो इन दोनों का HCF अगर हम निकालते हैं HCF, तो दोनों में कॉमन क्या है 3 और 4, किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा, केवल और केवल x के पहाड़ में। ये कह रहा है कि x का वैल्यू 4 है इस तरीके से, ठीक है। तो हमें संख्या निकालना है, तो 3 चौका 12 और 4 चौका 16, संख्या हमें पता चल गया 16 और 12, 16 और 12, तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होता है, 12 तिया 48, 12 चौके 48, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी देख रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न, एक वृत्त की जो है क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया, इसकी परिधि क्या होगी, ये हम लोगों से पूछा गया है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, आप क्या करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे 154 लिखो, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू रख लो 22/7 आर स्क्वायर। ये 22 के पहाड़े में काट दो, 22 के पहाड़े में कितना 7 मर्त में,
ये 7 से 7 गुणा होगा 49 और यहाँ से आर स्क्वायर बराबर, स्क्वायर इधर आएगा रूट में हो जाएगा 7 बराबर आर। आर का वैल्यू 7 हो गया। आर का वैल्यू कितना मिला है 7। परिधि निकालना है तो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर का वैल्यू आर 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 15 पुरुष एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं तो 10 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। मैंने बताया था आप लोग को एमडीएच वाला फॉर्मूला, वही ये सवाल है कि 15 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं तो 15 गुणे 20 बराबर 10 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 10 गुणे डे। अब यहाँ से डे का दिन डे वैल्यू का निकालना है तो यहाँ पे 15 दूना 30 और इधर बच जाएगा डे। मुझे लगता है आप आसानी से कर लोगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाने में लगा समय जो है आप लोगों को बताना है। तो धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब जिधर नाव चल रहा है उधरे धारा जा रहा है। ठीक है, ये दोनों काम एक ही दिशा में हो रहा है। तो देखो शांत जल में है यानी कि 10 का स्पीड है और यहाँ पे शांत है यानी कि जल जल जो है आपको बह नहीं रहा है। नाव जो है धारा की जो है गति, अगर धारा की गति यानी कि नाव जो चल रहा होगा 10 वो धारा की गति में जाएगा अनुकूल, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा। 1 घंटा में 12 चलने लगेगा क्योंकि 10 तो उसका स्पीड है और 2 किलोमीटर उसका धारा जो है बढ़ा देगा। तो 36 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा में 12, तो 36 किलोमीटर जाने में 12 तिया 36 यानी कि 3 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी संख्या का 40% 160 के बराबर हो तो वह संख्या का 15% आपको जो है बताना है कि क्या होने वाला है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। आप क्या कर लो, मान लो कि संख्या x है और इसका 40% आप निकाल दो तो कह रहा है कि 160 हो जाएगा। यहाँ से आप देख लो कितना हो जाएगा, 4 4 चौका 16 यानी x का वैल्यू ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा 400। इसने कहा है कि 15% इसका जो है वैल्यू बताना है। तो संख्या तो आपको मिल गया 400 और इसके 15% निकाल दो 15/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 चौका 60 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से भी बना सकते हो पर वो लंबा होता है। आप क्या करोगे, फ्रैक्शन तोड़ दोगे, 10 का फ्रैक्शन यानी 10/100 करोगे, ये कट जाएगा, 1/10 होता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू देख लो 1/10, 1 क्या आ रहा है 10 यानी कि 10 रुपया है। ये अगले साल 1 रुपया इस पे ब्याज लग जाएगा 11। अभी 10 रुपया है तो अगले साल 11 हो जाएगा। कितने बार लिखा मैंने, 2 बार, क्यों, क्योंकि 2 सालों का जो है ब्याज निकालना है। तो ये तो 10 दहा के 100 यहाँ पे गुणा कर लेना, यहाँ पे 11 11 121। आप देखोगे तो 100 रुपया पे जो है 100 रुपया का सामान 121 हो रहा है। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। ये 2 ईयर का ब्याज है तो 100 से कितना अधिक है, 21%। 21% हमें ब्याज देना पड़ रहा है 2 वर्षों का। तो 5,000 का 21% निकाल लो, 21/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 21 बचे 105, 1 जीरो लगा दो, आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक घन का जो है आयतन 216 सेंटीमीटर है, इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। ये कह रहा है कितना है 216। यहाँ से ए का वैल्यू निकालोगे तो ये जो है 216 इसके अंडर रूट में जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 6। ए का वैल्यू कितना आ गया 6, ए का वैल्यू आ गया 6। इसने कहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 6, अब भुजा कितना दिया है 6 ही दिया है, तो 6 का स्क्वायर फिर तो वही हो जाएगा, 3 बार 6 में गुणा करोगे 216 ही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि चूज द करेक्ट जो है एंटोनिम ऑफ द वर्ड इनोरम्यूज। इनोरम्यूज का जो है एंटोनिम्स आप लोगों को बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं टाइनी टीनी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सेलेक्टेड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। सेलेक्टेड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, सही स्पेलिंग वर्ड को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 42, 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का जो है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मीनिंग COMMINITY
डबल टी ई। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ जो है करेक्ट जो है आर्टिकल। आर्टिकल भरना है कॉपर इज यूजफुल मेटल। यूजफुल मेटल के पहले कौन सा जो है आर्टिकल भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे यूजफुल के आगे क्या लगेगा, ये लगेगा। यू कैसे लिखते हो, यू यानी कि वाई से मीनिंग हो रहा है, इसलिए आपको ये लगाना है। अगला प्रश्न है चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप। इसको एक शब्द में बताना है, ए पैलेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है एराइवरी, एराइवरी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आइडेंटिफाई द करेक्टली सेंटेंस इन द फ्लोइंग सेंटेंस। सी वाज बीन स्टोडिंग सिंस मॉर्निंग। इसको जो है आप लोगों को करेक्ट करना है। तो आप कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। सेंटेंस पहचानना था कि किस टेंस का था, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, अगर आपको ये क्लास समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है आपके एग्जाम के जो है पहले। तो आपके पास जो 5 दिनों का समय बचा हुआ है, 4 से 5 दिनों का, इसमें आपको क्लियर जो है पूरा का पूरा जो है हिंदी, मैथ, इंग्लिश तैयार करा दिया जाएगा। केवल और केवल तीनों टाइम क्लास करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।